वो कर्नाटक के थे और उन्होंने साधना विधि से इस अस्तित्व को समझा जो परंपरा में साधना विधियां रही हैं। वो ये परमाणुओं का लेन देन करता है ना, एक पेड़ पौधा क्रिया करता है क्योंकि उसको बढ़ना है, उसको ग्रोथ करनी है। एक जीव जंतु क्रिया करता है, 24 घंटे क्रियाशील है। क्यों क्रियाशील है? क्योंकि उसको जिंदा रहना है। तो एक मानव क्यों क्रियाशील है? एक मानव भी क्रियाशील है ना इस धरती पे। क्यों क्रियाशील है? क्योंकि उसको खुश रहना है। बहुत बड़ी बात है। तो ये तो आपने जीवन विद्या के बारे में बताया, तो आप और क्या मतलब उत्तराखंड के बारे में आप कुछ बताइए। एज ए उत्तराखंडी, राजेश बोगड़ा उत्तराखंडी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। जागरूक यानी कि शिक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं कि कैसे शिक्षा हमें मिले जिससे हमें हमारी आजीविका और हम सब लोग सुरक्षित रह सके। वो जीवन विद्या करके एक विचार और एक कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। आज हमारे साथ हैं राजेश बोगड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जैसे मैंने कहा, जीवन विद्या कोई कार्यक्रम है, कोई योजना है या एक विचार है? जीवन विद्या अपने आप में एक दर्शन है। अच्छा। जीवन विद्या का जो आधार है वो बेसिकली मध्य दर्शन है। अच्छा। जब हम दर्शन बोलते हैं तो दर्शन शब्द से आपका परिचय होगा। भारत की परंपरा में 6 दर्शन पहले से हैं ही। अच्छा। जैसे वेदांत दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया। तो ये जो दर्शन है ये अपने आप में इस पूरे अस्तित्व को सामने रखता है। इस दर्शन का जब हम परिचय शिविर करते हैं या इस दर्शन का जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसको जीवन विद्या के नाम से जानते हैं। अच्छा। ये जो जीवन विद्या का नाम इसको इसलिए दिया है, विद्या माने होता है जानना, और जीवन क्या चीज है? तो फाइनली मानव जो है वो जीना चाहता है, जीवन को जानना है ना। वो जीवन को जानना चाहता है, वो जीना चाहता है। ठीक है। इसलिए इसका नाम जीवन विद्या है। और ये अपने आप में एक अस्तित्वक दर्शन है, एक अस्तित्विक दर्शन है, जिसको हम जब विचार रूप में इसको सामने रखते हैं तो इसको जीवन विद्या के नाम से बोलते हैं। तो इसके 7 दिन के शिविर चलते हैं। अच्छा। और इस आधार पे शिक्षा कैसे ठीक हो इस पे थोड़ा काम करते हैं। तो इसमें पूरे देश में एक बड़ी टीम इसमें जुड़ी हुई है। अच्छा। और इस दर्शन के प्रणेता ए नागराज थे। अच्छा। जिनका शरीर 2015 में शांत हुआ और वो कर्नाटक के थे। और उन्होंने साधना विधि से इस अस्तित्व को समझा जो परंपरा में साधना विधियां रही हैं। और साधना विधि से समझने के बाद उनको ये भी समझ में आया कि जो उनको समझ में आया है, क्योंकि जीना तो मानव सब चाहते ही हैं, तो एक मानव इस धरती पे कैसे जी सकता है, ये जब उनको समझ में आया तो उनको ये भी समझ में आया कि जिस साधना विधि से उनको समझ में आया वो साधना विधि सबके लिए उपलब्ध नहीं है। क्योंकि वो परंपरागत साधना विधि से गए थे। अच्छा। समाधि वाली जो साधना थी। अच्छा। तो इतना तो हम सबको भी पता है कि सब उस साधना में जाना सबके लिए संभव नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। क्योंकि सब लोग अगर छोड़ के जंगल जाएंगे तो पूरी एक समाज की व्यवस्था रहती है। और दूसरा उनको ये भी समझ में आया कि जो मुझको समझ में आया है सबको जब तक वैसा समझ में नहीं आएगा तब तक एक आदमी की पूजा हो जाएगी, किसी को महापुरुष बना के हम पूजा कर लेंगे, कुछ दिन तक कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर वही चीजें समाज में जैसे जैसे फैलेंगी फिर वो लोग उसमें अपनी अपनी कल्पनाएं जोड़ेंगे और अपनी अपनी कल्पनाएं जोड़ते जोड़ते फिर उसका कुछ का कुछ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये पाया कि मनुष्य जो है वो समझ सकता है। और आप एक छोटे बच्चे को, आज हम 8वीं 9वीं तक के बच्चे को परमाणु जैसी चीज समझा जाते हैं। परमाणु भी इनविजिबल चीज है। हाँ। तो ये पूरा अस्तित्व जो है ये भी वो समझ सकता है। तो उनको ये समझ में आया है कि जो मैं समझाऊं साधना विधि से उसको लोग अध्ययन विधि से समझ सकते हैं। ठीक वैसा ही जैसा उनको साधना विधि से समझ में आया। और 20 साल उनको भी तपस्या में लगे। और एक बच्चा 20 साल स्कूल में तपस्या करता ही है
और वो वहां परमाणु समझ सकता है, अलजेब्रा समझ सकता है, तो जीना भी समझ सकता है। बिल्कुल। आज अगर हम देखेंगे तो पूरी शिक्षा, मैं पिछले 15 साल से 2004 से मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ, 15-20 साल हो गया, और मुझको देश भर में, मतलब उत्तराखंड है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार, राजस्थान, ऐसे कई राज्यों में मुझे शिक्षा में खूब घूमने का, काम करने का मौका मिला, बहुत शिक्षाविदों से बातचीत करने का मौका मिला, अलग अलग स्कूलों में। आज भी मैं स्कूलों के साथ काम करता हूँ। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि सब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षित हों, और हर आदमी अपनी जी जान से अपने बच्चों के एक शिक्षा के कार्यक्रम में लगा हुआ है। अच्छा, ये तो ये बात है कि आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हमारे जो आपने बताया ना जितना, उससे दर्शकों की क्यूरियोसिटी ये बढ़ रही है कि आप क्यों आए इसमें। हाँ, मैं क्यों आया इसमें? ये बड़ी बात है। हाँ, तो आपको क्या लगा कि ये आध्यात्म, ऐसा लग रहा है जैसे आध्यात्मिक कुछ पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, अभी इस पे बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या है कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, वो एक गांधीवादी परिवार था। तो समाज के लिए कुछ करना, समाज में कुछ ठीक करना, ये एक आदत वो बन गया। पिताजी से एक प्रेरणा मिली। तो मैं 2000 में सिद्ध नाम एक संस्था है मसूरी में, वहां मैं गया था। वो क्योंकि शिक्षा पे काम करती थी, और मुझको भी ये लगता था कि शिक्षा कोई काम करने लायक चीज है, शिक्षा पे काम करना चाहिए। तो उस दौरान मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए सिद्ध में गया था, और सिद्ध में उस दौरान इस जीवन विद्या पे कुछ काम चल रहा था। अच्छा। तो मेरा इससे परिचय हुआ, और मैं बहुत इसको काफी गहराई से इसमें समझा, जाना, और मुझको समझ में आया कि यदि मानव की शिक्षा ठीक करनी है तो ये विचार उसके लिए सही है। अच्छा। जीवन विद्या के आधार पर हम शिक्षा का कार्यक्रम को ठीक कर सकते हैं। अब ये सुनने में, अभी जब हम अध्यात्मवाद बोलते हैं तो शिक्षा में एक बड़ा काम क्या होता है, जैसे एक कॉपी है, ये पेन है, ये मेज है। तो शिक्षा में जब हम मेज को मेज बोलते हैं तो सामने वाले को भी मेज समझ में आता है, और आपके मेरे बीच में कंफ्यूजन नहीं बनता। ठीक हो गया। लेकिन जब हम अध्यात्म बोलते हैं तो 10 लोगों के बीच में अध्यात्म शब्द बोल दीजिए, सब अपने अपने हिसाब से अध्यात्म को बोलते हैं। अध्यात्म मतलब पूजा पाठ है। हाँ, अब जैसे आप अध्यात्म पूजा पाठ बस कहानी खत्म करो, ठीक है। कुछ लोग अध्यात्म को मेडिटेशन बोलते हैं। ये मेडिटेशन हो गया। इसलिए ये अध्यात्म का कार्यक्रम नहीं है। ठीक। ये विशुद्ध शिक्षा का कार्यक्रम है। अच्छा, ठीक हो गया। सवाल ये है कि मानव को शिक्षा चाहिए क्यों? नहीं, ये तो एक भी सवाल है, ये तो आप लोगों की तरफ से सवाल आएगा ना, है ना। लेकिन जो समाज के लोग हैं तो ये कहते हैं कि शिक्षा तो इतनी स्कूल है, बोलिए क्या दिक्कत है, इनको क्या जीवन विद्या की क्या जरूरत है? अब वही मैं बोल रहा, क्यों जरूरत है जीवन विद्या की, वही मैं बोल रहा था कि मैं देश भर के स्कूलों में जाता हूँ। मैं एक ऐसे स्कूल से लेकर के, एक स्कूल ऐसा भी है, मतलब ऐसे स्कूलों में भी गया हूँ जो बिल्कुल अभी आर्थिक स्थिति में बहुत जमीनी स्तर पर, जमीन से भी कम स्तर पर, ऐसे स्कूल जहाँ बच्चे आज भी अपना बोरा लेकर के आके बैठते हैं और बहुत कम परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं। और ऐसे स्कूलों में गया हूँ जिनको आप तथाकथित रूप से बड़े स्कूल बोलते हैं, जहाँ की सालाना फीस 2 लाख 2.5 लाख रुपए, फुल एसी स्कूल जहाँ करोड़पति बच्चे ही पढ़ते हैं। दोनों जगह अगर आप समस्या देखेंगे तो एक ही है। अच्छा, क्या समस्या है? कि बच्चा गणित तो समझ में आ रही है, भूगोल तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसको संबंध समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, अच्छा। उसको न तो अपना संबंध अपने परिवार में समझ में आ रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्तों के साथ कैसे रहना है, परिवार के साथ कैसे रहना है, और फाइनली पर्यावरण के साथ कैसे रहना है। तो जब जीवन विद्या बोल रहे हैं तो फाइनली मानव जीना चाहता है। ठीक हो गया। अगर जब आप अध्यात्मवाद की बात बोलते हैं तो वहां तो ये बोला जाता है कि संसार दुख है, आपको ईश्वर की भक्ति करना है। ठीक हो गया। यहाँ ये बोल रहे हैं कि संसार दुख नहीं है, और जीना तो संसार में ही है। ठीक है। तो इस संसार में आप जान करके जिएंगे कि मान करके जिएंगे? ये ठीक हो गया। जितना जितना हम जान करके जीते हैं उतना उतना हमको समझ में आता है, आसानी होती है। आसानी होती है। जैसे हम आम के पेड़ को जानते हैं कि ये खाया जा सकता है,
कौन से मौसम में खाया जा सकता है, इसका अचार बनाया जा सकता है। इसलिए आम का पेड़ लगाते समय हमको कोई टेंशन नहीं होती। हमको आम का बीज लगाना है और उसमें खाद पानी डालने का प्रोसेस हमको पता है, तो हमको पता है ये आम ही होगा। ये बगल में नीम है, नीम के जैसा नहीं हो जाएगा। ये बगल में अमरूद है, अमरूद के जैसा नहीं हो जाएगा। ये आम ही होगा, ये हमको पता है। हम मकान में लोहा लगाते हैं, हमको पता है ये लोहा लोहा ही रहेगा जब तक 3500 डिग्री नहीं हो जाए। लेकिन हम आज अपने बच्चे की शिक्षा पे पूरा तन मन धन लगा रहे हैं, इसके बाद और अपनी तरफ से बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। इसके बावजूद हम अपने बच्चे की एजुकेशन से संतुष्ट नहीं। ये भी ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिली। ये समस्या भी पैदा है। क्यों पैदा हो गई? क्योंकि देखिए, मानव के दो भाग हैं। एक भाग है जिसको हम बोलते हैं जिंदा रहना। जिंदा रहने का मतलब अपना खाना पीना, कपड़े, मकान, गाड़ी घोड़ा, ये भी मानव की जरूरत है। लेकिन मानव की दूसरी जरूरत है जीना, खुशी के साथ जीना। वो खुश होके जीना चाहता है, वो तनाव मुक्त होके जीना चाहता है। तो हमको ये वाली जो शिक्षा है, ये खाना कपड़ा खरीदना तो सिखा रही है, खुश रहना नहीं सिखा रही। खुश कैसे रहे यार, क्या बात है। अच्छा, ये मतलब मूल बात है कि खुश कैसा रहे, ये आदमी खुश कैसे रहे। ठीक हो गया। और कैसा खुश रहना, हर समय खुश रहना। हम खुश कैसा रहना चाहते हैं? कभी कभी रहना चाहते हैं कि निरंतर रहना चाहते हैं? तो मानव बाई नेचर, बाई प्रकृति के हिसाब से वो निरंतर खुश रहना चाहता है। कोई शिक्षा, चाहे वो धर्म की हो चाहे वो विज्ञान की हो, दोनों शिक्षा जो है निरंतर खुश रहने का जुगाड़ नहीं बता रही। विज्ञान की शिक्षा बता रही है पैसा कमा लो तो खुश हो जाओगे। समाज में आप भी देख रहे हैं, इतने साल से आप भी समाज में काम कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि पैसा कमाने से लोग खुश नहीं रहते, कभी भी नहीं रहते। ठीक है। अगर पैसा कमाने से खुश रहते तो आप मुकदमा देखो अदालतों में, गरीब लोगों के ज्यादा है कि पैसे वालों के ज्यादा है। अमीर लोग, पैसे वाले ज्यादा बीमार हो रहे हैं कि गरीब लोग, बीमारी सबको हो रही है। धर्म शिक्षा ये सिखा रही है कि पूजा पाठ करो और ये संसार माया है, मोह है, इसको छोड़ दो। ठीक है। तो वो एक छोड़ना सिखा रही है, एक पकड़ना सिखा रही है, जीना कोई नहीं सिखा रहा है। तो विज्ञान ने क्या कहा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमने पैसे के लिए धरती बीमार कर दी। आज धरती बीमार हो गई। धर्म ने कहा कि संसार जो है मोह माया है, ठीक है। लेकिन आज समाज में धर्म के नाम पे ज्यादा झगड़े हैं कि धर्म के नाम पे वो हो रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है कि घट रहा है। मतलब कुल मिलाकर के ये कि जीवन विद्या के मार्फत आप खुशी लाना चाहते हैं हर किसी के चेहरे पे। हम ये बड़ी बात है। हम ये चाहते हैं कि इस धरती पे मानव आया है ना। अब आप एक और चीज देखिए, जैसे इस पूरी प्रकृति में मध्य दर्शन क्या बोलता है, इस पूरा सृष्टि को आप देखोगे तो चार ही चीजें देखने को मिलती है। एक तो पदार्थ, एक पेड़ पौधे, एक जीव जंतु और एक मानव। पांचवी चीज नहीं है पूरे अस्तित्व में। ठीक हो गया। एक परमाणु भी क्रिया करता है। परमाणु क्रिया करता है ना, लगातार क्रिया करता है। वो क्यों क्रिया करता है? क्योंकि उसको स्टेबल होना है। वो ये परमाणुओं का लेन देन करता है ना। एक पेड़ पौधा क्रिया करता है क्योंकि उसको बढ़ना है, उसको ग्रोथ करनी है। एक जीव जंतु क्रिया करता है, 24 घंटे क्रियाशील है। क्यों क्रियाशील है? क्योंकि उसको जिंदा रहना है। तो एक मानव क्यों क्रियाशील है? एक मानव भी क्रियाशील है ना धरती पे। क्यों क्रियाशील है? क्योंकि उसको खुश रहना है। वो खुशी के लिए हर धरती पे एक भी मानव ऐसा नहीं है जो दुखी होने के लिए कुछ करता हो। अच्छा, ये पूरी प्रोसेस में जितना मैंने समझा है कि ये बड़ी बात है, इसका होना बहुत जरूरी है जी। और जब हमने खुशी की बात कर रहे थे, एक बात समझ में आ जाती है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं कि हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, डिग्री डिप्लोमा सब लेंगे, उसके बावजूद जब हम खुश नहीं है तो खुशी के लिए सारे प्रोसेस चल रही है जी। एक ऐसा कोई किस्सा है आपके समझ में कि जब इतने 2000 से लेकर के अब तक का 25 सालों का सफर है, इस सफर में कोई ऐसी कोई सफलता की कहानी कि आपने ये किया और उसके जीवन में ये बदलाव आया, या कोई किस्सा या ऐसा कोई किस्सा जिसको आप बोल नहीं सकते कभी, जो दर्शक सुनना चाहते हैं? देखिए, एक किस्सा तो यही है कि एक तो अपने साथ ही है। अच्छा। देखिए, मैं जिसका दावा कर रहा हूँ वो मेरे जीवन में नहीं उतरा तो फायदा, बाकी तो फिर दुकानदारी हो गई। ठीक हो गया।
तो जब मैं इस विद्या से जुड़ा था तो इसमें ये समझ में आया था, जो चीज समझ में आया, उसके बाद मेरे बच्चे हुए तो उनकी एजुकेशन कैसी हो ये समझ में आया। तो उसका पहला फायदा ये हुआ कि ये जो एजुकेशन का दबाव है माँ बाप के ऊपर कि 3 साल में ही 2.5 साल में ही बच्चे को झोंक देना है पढ़ाने के नाम पे, वो मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया। मेरा बेटा 7 साल की उम्र तक स्कूल नहीं गया, बावजूद वो आज 12th में पढ़ रहा है। 12th एग्जाम में हाई स्कूल उसने जो है 80% से किया बिना किसी कोचिंग के, और अभी भी आराम से पढ़ रहा है। वाह, ठीक है। और 12th की मेरी बेटी 7वीं पढ़ रही है, 7वीं क्लास में पढ़ रही है। 5 साल में उसने 5 साल में स्कूल जाना शुरू किया भाई के पीछे पीछे, मैंने नहीं डाला। दोनों बच्चे आराम से स्कूल गए। हमारे को बच्चों की एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई जो बच्चों को आते कि पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि मुझको पता था कि शिक्षा क्या चीज है। मुझको पता था कि अंग्रेजी तो इसको मैं 1 साल में सिखा दूंगा, पढ़ जाए कोई, लेकिन इसको खाना ठीक से आया है कि नहीं आया, इससे बातचीत करना ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा। इसलिए बच्चों के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे। ठीक है, आज मेरा बेटा 12th में आ गया है। ठीक है, इसके बावजूद आजकल का बच्चे गूगल के जमाने में पिताजी को ये समझे कि हाँ ये कुछ जानते हैं, ये बड़ी बात है। तो आज बच्चों के साथ मेरी बातचीत ठीक है, कोई तनाव नहीं है। एक किस्सा तो यही है। क्या बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हाँ, आपने खुद अगर प्रयोग किया तो आप दूसरे को बता सके। ठीक है। बाकी तो मैं पिछले 20 साल से मैं घूम रहा हूँ, अलग अलग स्कूलों में जा रहा हूँ। कोई ऐसी घटना याद आती है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं? कोई ऐसी खतरनाक घटना हो जिसको आप शेयर करना चाहते हैं? खतरनाक तो मैं क्या बोलूँगा, देखिए मैं स्कूलों में ज्यादातर मेरा काम वैसे तो समाज में भी है, मैं परिचय शिविर भी लेता हूँ, पर मेरा ज्यादातर काम स्कूल कंसल्टेंसी का काम है। अच्छा। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। मैं अभी थोड़ा ये नेगेटिव पक्ष बता रहा हूँ पहले समाज का। ठीक है। मैं राजस्थान है या हरियाणा का कोई एक बहुत बड़ा स्कूल, अच्छा, जिसको आप बड़ा स्कूल, अभी बड़ा किसको बोल रहे हैं? बिल्डिंग को, बिल्डिंग और फीस को। 1.5-2 लाख रुपए फीस वाला स्कूल। अच्छा। तो मैं वहां जाता था, गया था 1-2 बार। तो उनके जो डायरेक्टर थे वो मुझे जानते थे, तो मैं उनको मुझे ले जाते थे। तो मेरे और वहाँ एक पियोन थे जो 4th क्लास में कर्मचारी, तो उनके जिम्मेदारी थी मेरे मदद करना, आना जाना जो भी। तो उसने 1-2 बार मुझे आते जाते देखा, उसने पाया कि मैं बच्चों के साथ भी कुछ बात करता रहता हूँ। तो उसने बोला एक दिन, सर मेरे को आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है? बोला मुझे आप मेरे बेटे से बात कर लो, वो 9th में पढ़ता है। अच्छा। तो मैंने कहा क्या बात करनी है? बोला वो मुझसे बात नहीं करता है। ओहो, अच्छा, ठीक हो गया। दूसरा, अब मजेदार बात ये है कि वो पियोन है और उस स्कूल के डायरेक्टर की भी यही समस्या थी। अच्छा। समाज में ये स्थिति है, उसका बच्चा भी उसके बच्चे भी उनसे बात नहीं करते। आज मैक्सिमम माँ बाप की समस्या ये है कि 9th के बाद उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते। अच्छा। ठीक हो गया। मैं एक अहमदाबाद के स्कूल में गया, हम वहाँ जीवन विद्या के आधार पर टीचर्स को ट्रेन करते हैं, बात करते हैं। 1.5 साल बाद जो मुझको फीडबैक मिला, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% हो गया, पर काफी सारे बच्चों के माँ बाप से ये आई कि वो पूछने लगे कि स्कूल में चल क्या रहा है आजकल। ठीक है। और पता ये चला कि ऐसा क्यों पूछा कि ये बच्चे घर आके बात करने लगे, माँ बाप से बात करने लगे। 9th के बाद बच्चा माँ बाप से बात नहीं कर रहा है। ये बड़ी घटना है, बड़ी खतरनाक घटना है। बिल्कुल। तो हम देखो पिछले 2000 साल की यात्रा में हमने ईश्वर के बारे में बहुत कुछ समझा, हम चांद तक पहुंच गए, हम अपने के मन तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल। ये ठीक हो गया। तो जीवन विद्या ये बोल रही है कि बढ़िया पैसा कमाया जाए लेकिन खुशी के साथ रहा जाए। ये पैसा छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। तो यही बोला कि मानव की 2 तरह की आवश्यकता है, मतलब असंतुष्टि जो पैदा हो रही है ना, ये जो मानव उसको हटाना है। वो कब आएगी? वो समझ से आएगी। बिल्कुल। और किसकी समझ? नियम की समझ। उसी को हम जानना बोल रहे हैं। मानने से कुछ नहीं होगा। आप इस पेड़ को कुछ मान लें, इससे कुछ नहीं होगा। आप इस पेड़ को समझेंगे। देखिए हिंदुस्तान में तो गंगा को कब से माँ मान रहे हैं,
गंगा बच गई क्या मानने से? बिल्कुल। लेकिन जो गंगा को समझेगा, गंगा को जानेगा, क्या वो गंगा को गंदा कर पाएगा? नहीं करेगा। भले ही वो आरती करे नहीं करे, हमको इसलिए तो ये दिक्कत नहीं, बढ़िया गंगा जी की आरती कीजिए। हम अभी अपने बच्चों को पाखंड सिखा रहे हैं। हम विकास के नाम पे जो है पूरा सीवर गंगा में भी बहाएंगे और शाम को गंगा जी की आरती भी करेंगे, और जो नहीं करेगा उसको देशद्रोही भी बोलेंगे। ये समीचीन नहीं है, ये पाखंड सिखा रहे हैं शिक्षा। अच्छा ये बताओ कि आप उत्तराखंड से आते हैं, इतना आप बड़े पूरे देश भर में घूमते हैं, पूरा मोटिवेशनल जी काम करते हैं, वो भी बच्चों के साथ, जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य हम जो उत्तराखंड के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हमारा तो एक ही काम है, लोगों को पहले तो ये बताना कि शिक्षा क्या चीज है और जीवन विद्या क्या चीज है। तो एक तो हम जीवन विद्या परिचय शिविर करते हैं। अच्छा, 2023 से परिचय शिविर के बारे में तो हाँ, उसको बताते हैं। अभी तो आपको पहले वाले सवाल का ठीक है। जैसे उत्तराखंड में पिछले 2021 से हम 3-4 शिविर साल भर में करते ही हैं। अच्छा। और अब थोड़ा रेगुलर बेस पे करना शुरू हुआ है। ठीक है, जैसे थानों में एक शिविर मेरा होता है, हर 2 महीने में एक बार होता है। अच्छा। गोपेश्वर में अप्रैल में होने वाला है। अच्छा। अब हम धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा रहे हैं कि हम अप्रैल यहाँ ज्यादातर शिविर करेंगे। पेरेंटिंग पे हम काम करते हैं। अच्छा। हम पेरेंटिंग पे भी शिविर लेते रहते हैं। अच्छा। तो एक तो ये योजना ये है, और दूसरा ये है कि अब हम युवाओं के साथ काम करना चाहेंगे, युवा लोगों के साथ शिविर करना चाहेंगे। देखिए, अभी के समय में सबसे ज्यादा परेशान युवा ही है। अच्छा। क्योंकि एक तो सबसे अभी हमको लगता है युवा जो है उसके सामने उसकी आइडेंटिटी का क्राइसिस आ रहा है और रोजगार की समस्या तो खड़ी है। ठीक है, पर अगर रोजगार मिल भी जाए लेकिन उसको अगर संबंध में जीना नहीं आया कोई मतलब नहीं, तो उसका क्या मतलब है? आज आप देख लीजिए, भारत में जैसे फिनलैंड के बारे में बोलते हैं, फिनलैंड को अभी दुनिया का सबसे सुखी देश मानते हैं, नंबर 1 देश मानते हैं। हाँ। फिनलैंड में डाइवोर्स रेट 60% बता रहे हैं। अच्छा। ठीक है, अमेरिका में डाइवोर्स रेट 40% है। कम है? कम नहीं है, परसेंटेज बता रहे हैं। अच्छा। जितनी शादियां होती हैं उसका 40% डाइवोर्स हो रहा है। और अभी के युवाओं में सबसे ज्यादा फिनलैंड में 60 हो रहे हैं। फिनलैंड में 60 हो रहे हैं। अच्छा। हम इसको देश क्यों खुशनुमा बता रहे हैं? क्योंकि अभी तक खुशी को पैसे से जोड़ दिया गया, जबकि पैसे से खुशी नहीं, पैसे से सुविधा आती है। जैसे आप हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक हो गया, आप हम यहाँ बैठे हुए हैं तो पैसे से ये सुविधा आएगी, जो माइक वाइक ये सब सिस्टम आएगा, यहाँ पे ठंड नहीं लग रही है। लेकिन इससे क्या हमारे संबंध ठीक हो जाएंगे? नहीं, है ना? अगर हमारे संबंध ठीक नहीं है तो ये सुविधा भी कोई काम की नहीं है। और मान लीजिए हमारे संबंध ठीक हो तो उससे ये सुविधा भी नहीं आएगी। इसलिए सुविधा भी चाहिए और सुख भी चाहिए, तो ये खुशी भी चाहिए। परिचय शिविर में इस तरह का परिचय शिविर में हम पूरे मानव के उस नियम को समझाते हैं जिस नियम से मानव खुश हो सकता है। और ये नियम हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये अस्तित्व में। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगा कि जैसे हम ये बोल रहे हैं कि पूरे अस्तित्व में 4 प्रकार की चीजें, इकाइयां हैं, और चारों लगातार क्रियाशील हैं। तो परमाणु लगातार क्रियाशील है, उसको स्टेबल होना है। पेड़ लगातार क्रियाशील है, उसको ग्रोथ करनी है। जीव जंतु लगातार क्रियाशील है, उनको जिंदा रहना है। जिंदा रहने का क्या मतलब हुआ? खाना पीना, प्रजनन वगैरह। मनुष्य लगातार क्रियाशील है क्योंकि उसको खुश रहना है, उसको सुखी होना है, वो भी निरंतर। अब एक परमाणु स्टेबल हो सके, इसकी अस्तित्व में व्यवस्था है। आप और हम तो नहीं करते हैं। एक बीज पेड़ बन सके, उसके लिए अस्तित्व में व्यवस्था है ना? एक जानवर जिंदा रह सके, उसके लिए पूरी व्यवस्था है। आप जंगल में हाथी को देख लीजिए, वो एक भी पेड़ लगा नहीं सकता। जब चलता है तो 12 फुट की रोड बना के चलता है। इसके बावजूद जंगल में हाथी खत्म नहीं हुए, ना हाथियों ने जंगल खत्म किए। तो तीनों जिस लिए क्रियाशील हैं, उसके पूरा होने की व्यवस्था है। तो मानव खुश रहने के लिए क्रियाशील है, तो उसकी भी कोई व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? होगी। उस व्यवस्था को समझाने का काम जीवन विद्या परिचय शिविर में करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो ये तो आपने जीवन विद्या के बारे में बताया, तो आप और क्या मतलब उत्तराखंड के बारे में आप कुछ बताइए।
वैसे उत्तराखंडी राजेश बोगना उत्तराखंडी जी। उत्तराखंड कैसा खुश रहेगा? देखिए, उत्तराखंड हो या हिंदुस्तान का कोई भी टुकड़ा, हर इलाके की कुछ अपनी यूनिक भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। तो उत्तराखंड में पर्यावरण में कुछ प्लस पॉइंट है, ये हिमालय का होना, नदियों का होना। तो जो मेरी संपत्ति है उसकी सुरक्षा से ही मैं खुश रहूंगा। तो उत्तराखंड की संपत्ति इसका पर्यावरण है, है ना? तो इसके पर्यावरण की सुरक्षा कब होगी और कौन करेगा? हाँ, आदमी करेगा। कौन आदमी करेगा? समझदार करेगा कि ना समझ करेगा? समझदारी करेगा। समझदार कौन हो, कैसे होगा आदमी? शिक्षा से ही होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि अभी तक की जो शिक्षा रही है, या तो वो धार्मिक शिक्षा रही है या औद्योगिक शिक्षा रही है, मानवीय शिक्षा अभी तक नहीं है। भाई, अभी तक धर्म के लिए लोग तैयार किए, वो धार्मिक शिक्षा हो गई। अभी 200 साल से कौन सी शिक्षा चल रही है? जो लोग उद्योगों के लिए तैयार हों। उद्योग के लिए वर्कर और कस्टमर दो ही चाहिए। ठीक है। तो मानव के लिए शिक्षा कब आएगी? तो जब मानवीय शिक्षा आएगी, वही मैं बोल रहा हूँ कि मानव जब तक अपने संबंध को नहीं पहचानेगा, तो मानव के संबंध मानव के साथ, मानव के संबंध बाकी प्रकृति के साथ। तो जब वो इस प्रकृति को समझेगा, इसके बिना वो पर्यावरण की सुरक्षा कर नहीं सकता। समझदारी के बिना पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो सकती। ठीक है। अब वो समझदारी शिक्षा से आएगी। यहाँ का युवा उस काम को कर सकता है, और यहाँ का पर्यावरण बचेगा तो पर्यावरण में ही रोजगार है यहाँ के लिए। तो भाई, यहाँ का तो टूरिज्म है, पर टूरिस्ट किसको देखने आता है? आपकी सड़कों को ऑल वेदर रोड को देखने आता है कि पर्यावरण को देखने आता है, या प्रकृति को देखने आता है? प्रकृति को देखने आता है। प्रकृति आप खत्म कर दोगे तो कितने साल खाओगे? अगर आप इस प्रकृति को बेच करके या इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके आपको कुछ पैसा आ भी जाता है, तो अभी हम कैसे हो रहे हैं? बिना शिक्षा के आदमी। तो पुराणों में कहानी आती ना ययाति की। एक ययाति होता था जो बूढ़ा हो गया था, अब उसको जवानी भोगनी थी, यानी पैसा भोगना था, सुख साधन भोगने थे। तो उसने अपने लड़कों की जवानी मांगी, तो एक लड़की की जवानी वो खा गया। तो हम भी तो यही कर रहे हैं। तो सब ययाति हो। अभी पहले एक ही ययाति था, अब कई हो गए। अब सारे शिक्षा ययाति पैदा कर रही है। शिक्षा बोल रही है क्योंकि विज्ञान की शिक्षा है ना, विज्ञान शरीर को इम्पोर्टेंट मानता है। तो विज्ञान की शिक्षा ये बोलती है कि शरीर अधिकतम भोग में सुख है। ठीक है। अध्यात्मवाद बोलता है न्यूनतम भोग में सुख है। न न्यूनतम भोग से सुखी होके दिख रहा, ठीक है, न अधिकतम में दिख रहा। सुखी कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम में सुखी नहीं होता आदमी। आदमी समझ करके सुखी होता है। जितनी सुविधा, जैसे हमको एक यहाँ पे पैंट कमीज, एक ठंड लग रही तो एक जैकेट चाहिए, इतना चाहिए। अब इसमें अधिकतम क्या करोगे आप? अधिकतम करोगे तो फिर भर लो, नुकसान होगा, जो झेलोगे ही। और न्यूनतम करके भी क्या कर लोगे? वो तो कष्ट ही पैदा होगा। तो खैर, चलते चलते आज के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के युवाओं के लिए जो मैसेज है, वो मैसेज ये है कि हम जैसा जीना चाहते हैं और जैसा जी रहे हैं, ये गैप अगर पकड़ में आता है तो इस गैप को भरने का उपाय भी पकड़ में आएगा। बिल्कुल है ना? तो ये जैसा जीना चाहते हैं और जैसा जी रहे हैं, इसके बीच का गैप पकड़ में आने से उसका उपाय भी पकड़ में आएगा। तो ये गैप को पकड़ने के लिए समझने की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। हम मानने की ओर ज्यादा है, हम मान के ही चल रहे हैं। तो कभी हम राजनेताओं की मान रहे हैं, कभी हम बाजार में कुछ नया आता है, हम मान के चलते हैं ये अच्छा है, हम चल देते हैं। फिर राजनेता कुछ बोलते हैं, कुछ और कोई कुछ बोलता है, तो हम मान करके चल रहे हैं। जान करके चलना, जानने की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। क्या बात है। राजेश बोगना जी ने कहा कि जान करके यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, और हम जब तक जानेंगे नहीं तो हम पहचानेंगे भी नहीं। और इनका नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। जितने भी युवा लोग हैं जो
खुशी रहना चाहते हैं, जो खुश रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि खुश सभी रहना चाहते होंगे। बिल्कुल। और अगर आपको खुशी चाहिए तो आप राजेश बोगरा से भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी को लेकर के फिर आपसे मुखातिब रहूंगा और ऐसी दूसरी शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा। अनुमति दीजिए, नमस्कार।